हेलो दोस्तों, मैं बहुत समय बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम हो गई है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं रिपीटेड और रीयूज्ड कंटेंट की प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। इसलिए मुझे यूट्यूब के लिए एक अपील वीडियो बनाना पड़ा। और क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे नहीं पता था कि अपील वीडियो कैसे बनाते हैं। इसलिए मेरा सारा समय ये रिसर्च करने में चला गया कि अपील वीडियो कैसे बनाते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा होगा अगर ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए तो। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। चैप्टर 1001 फर्स्ट मूवमेंट में आपका स्वागत है। एमलिन वाइट के साथ जो अर्नेस्ट बॉयर ने धोखा किया, उसका बदला लेने के लिए एमलिन वाइट टैरोट क्लब के मेंबर के साथ मिलकर बदला लेने का प्लान बनाया था। उसे लागू करने के लिए इस चैप्टर में एमलिन अपना पहला कदम लेता है। चलो देखते हैं होता क्या है। सामने मौजूद रेत के गायब होते ही एमलिन वाइट ने अपनी नजरें वापस खींच ली। उसने हाथ बढ़ाकर डॉसियर की डोरी खोली और अंदर रखी फाइल्स बाहर निकाल ली। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, एमलिन के दिमाग में अर्नेस्ट बॉयर की पूरी रूटीन धीरे धीरे साफ होती चली गई। अर्नेस्ट बॉयर सैंग्विन विस्काउंट हे और एकदम अमीर लोगों जैसी जिंदगी जीता था। कभी घर पर आराम, कभी एग्जीबिशन देखने निकल जाना, कभी शहर के बाहर मैंशन में वाइन टेस्टिंग, कभी फीमेल मॉडल्स की स्केचिंग करना। बोले तो एक टिपिकल रिच मैन। लेकिन कुछ दिनों से अर्नेस्ट बॉयर हर दूसरे दिन सेंट जॉर्ज बोरो जा रहा था। कारण साफ था, उसने एक फर्नीचर फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था और वहां वो हो रहे रिनोवेशन की देखरेख के लिए जाता था। वो चाहता था कि फैक्ट्री जल्दी से जल्दी फिर से काम शुरू कर दे। इसीलिए उसकी लाइफस्टाइल फिक्स हो गई थी। जहां वो जाता, जिन रास्तों से गुजरता और जहां लंच करता, सब कुछ हर दूसरे दिन रिपीट होने लगा था। अब एमलिन किसी बात की जल्दबाजी नहीं करता था। वो शांति से ऑपरेशन के लिए बेस्ट हो ऐसी 3 जगहें खोजनी थी जो ऑपरेशन के लिए सही हो। पहली, अर्नेस्ट बॉयर की फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर या एंट्रेंस पर। दूसरी, सेंट हेयरलैंड स्क्वायर, जहां अर्नेस्ट घर लौटते वक्त खाना खाता और पक्षियों को दाना डालता था। और तीसरी, बैकलैंड ब्रिज। घर और सेंट जॉर्ज बोरो के बीच आते जाते वक्त बिना लंबा डिटोर लिए उसे इस जगह से गुजरना ही पड़ता था। तीनों जगहें भीड़-भाड़ वाली थी। जहां लोग ज्यादा हों, वहां अफरा तफरी भी ज्यादा होती है। लेकिन बैकलैंड ब्रिज पर एंट्री और एग्जिट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ से लॉक हो जाए तो भागने का एक ही रास्ता बचता, नदी में कूदना। और वो काम सिर्फ बेवकूफ करते हैं। अब बचा सेंट हेयरलैंड स्क्वायर। ये जगह सीधे सेंट हेयरलैंड कैथीड्रल के अंडर आती थी, चर्च ऑफ स्टीम का कोर एरिया। बैकलैंड ही नहीं, पूरे लोयन के लिए ये जगह सेकंड होली सी जैसी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिस्टर हैंग्ड मैन ने टैरोट क्लब की मीटिंग में एमलिन को सजेस्ट किया था। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोकने वाली जगह, डिविनेशन और इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करने वाला एरिया। किसने ये प्रॉब्लम खड़ी की पता ही न चल पाए। एमलिन के दिमाग में धीरे धीरे एक झुकाव पैदा हो गया। और जब किसी के अंदर झुकाव पैदा हो जाता है तो वो अनजाने में अपने फैसले को सही ठहराने के कारण ढूंढने लगता है। एमलिन भी साम लोगों की तरह था। जितना वो सोचता गया उतना ही उसे यकीन होता चला गया। सेंट हेयरलैंड स्क्वायर लगभग हर कंडीशन पर खरा उतरता है। पहली बात, अर्नेस्ट वहां ज्यादा देर नहीं रुकता। वो लंच के लिए सिविल हाउस काउंटी के खाने वाला रेस्टोरेंट चुनता था, क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ था। दूसरी बात, आसपास कई ट्रैक्ड कैरेज स्टॉप थे। पैदल ट्रैफिक ज्यादा रहता, ज्यादातर लोग लोअर या मिडिल क्लास के थे और ऐसे इलाकों में एक्सीडेंट आम बात होती है। तीसरी बात, अगर कोई बैकलैंड ब्रिज की ओर ना जाए तो यहीं से साउथ एरिया में एंट्री मिलती, जो हार्वेस्ट चर्च के पास पड़ता। और आखिरी बात, दोपहर के ठीक वक्त सेंट हेयरलैंड कैथीड्रल भाप उगलता, अपने लीवर्स घुमाता और घंटी बजाता। उस पल हर किसी का ध्यान वहीं खिंचा जाता। बस, कंफर्म, एमलिन ने फैसला कर लिया। उसने अपना राइट हैंड उठाया, बोट आय एडजस्ट की। उसकी लाल आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। लेकिन तभी वो हल्का सा डर गया। एमलिन ने मन ही मन सोचा, कुछ ठीक नहीं था। सेंट हेयरलैंड स्क्वायर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि लगभग सारी कंडीशंस पूरी हो रही थी। क्या अर्नेस्ट वाकई मेरी रिवेंज से बेखबर है? क्या वो इतना बेवकूफ हो सकता है कि इतनी खतरनाक जगह पर इतना समय बिताए? और अगर वो खुद ना समझे तो क्या दूसरे अर्ल्स उसे वॉर्न नहीं करेंगे? एमलिन को वजह समझ में आ चुकी थी। सेंट हेयरलैंड स्क्वायर सैंग्विन के ऊपरी तबके ने उसके लिए तय की थी। एमलिन हल्का सा हंसा। उसने तय किया कि मिस्टर फुल से रिक्वेस्ट करेगा कि कुछ मेंबर्स की गैदरिंग रखी जाए और मिस्टर हैंगमैन को भी बुलाया जाए, ताकि प्लान को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। ये पहले तय हुए प्लान से अलग था। हर डिटेल, हर प्रॉब्लम, सब कुछ दोबारा सोचना होगा। दोपहर 12 बजे से 15 मिनट पहले सेंट जॉर्ज बोरो के सेंट हेयरलैंड स्क्वायर के नॉर्थ वेस्ट में एक रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में खिड़की के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक कप था जिसमें स्कारलेट खून जैसा लिक्विड भरा हुआ था। वो आराम से फाउंटेन और आते जाते लोगों को देख रहा था। लंबा पतला शरीर, बैंक्वेट के लिए बना फॉर्मल सूट, हल्के रंग के लगभग सिल्वर बाल और चमकती हुई लाल आंखें। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। डार्क सूट पहने एक मिडिल एज्ड आदमी बोला, माय लॉर्ड, क्या वाकई सब ठीक रहेगा?
एमलिन पहले जैसा नहीं रहा। प्राइमोडियल मून के फॉलोअर्स का उसका हालिया हंट इसकी साफ निशानी है। जिसे माय लॉर्ड कहा गया, उसने स्क्वायर की ओर देखा, जहां एमलिन एक स्ट्रीट वायलिनिस्ट को सुन रहा था। वो हंसा और बोला, हमारी तैयारियां एक डेमीगॉड के लिए भी काफ़ी हैं, और ये तो अभी विस्काउंट भी नहीं बना। और वैसे भी हम कोई बड़ा एक्शन लेने नहीं वाले। हमारा गोल सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और कन्फर्मेशन है। बात करते हुए उसने अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर में पहनी सिल्वर रिंग को घुमाया, जिसमें जड़ा था एक घोंसली ब्लू जेम। उसी वक्त सेंट हेयरलैंड स्क्वायर की ओर जाती एक कैरेज में बैठा था अर्नेस्ट बॉयर। उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर टिका था, और वो भी उसी तरह अपनी रिंग घुमा रहा था। उसने बाहर देखा। एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, साइकिल्स जो भीड़ के बीच दौड़ रही थी। यहां फॉर्मल सूट से ज्यादा हल्के नीले या स्लेटी यूनिफॉर्म वाले वर्कर्स दिखते थे। अर्नेस्ट मुस्कुराया। उसे कोई डर नहीं था, उल्टा वो इसका इंतजार कर रहा था। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके लेफ्ट हैंड में ओथ ऑफ रोज था, जिससे वो दूर बैठे अर्ल मिस्ट्रल के साथ देखना, सुनना और सूंघना शेयर कर सकता था। पॉकेट वॉच के पास मून पेपर फिगरीन था, जो एक घातक अटैक झेल सकता था। सीने पर अल्कोहल नेमेसिस ब्रूच, जो दिमाग को क्लियर रखता और स्पेल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाता। कमर पर मूनलाइट सैच, जो सन और लाइटनिंग डैमेज को कम करता। इन सब के साथ अर्नेस्ट को जल्दी खत्म करना या कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। बस एक ही दिक्कत, इन सब के साइड इफेक्ट्स। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने आखिरी बार सेंट हेलैंड स्क्वायर की एंट्रेंस की ओर देखा। उधर एमलिन वाइट ने अचानक एक उड़ते हुए पक्षी की ओर देखा। उसने अपना टॉप हैट दबाया, हल्का सा सिर झुकाया और भीड़ में घुलते हुए फाउंटेन की ओर बढ़ गया। लेकिन अर्ल मिस्ट्रल की ट्रैकिंग फेल नहीं हुई। सिल्वर बालों वाले अर्ल ने अपनी रिंग घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, नोट करो। और तभी अर्नेस्ट की कैरेज बिना किसी चेतावनी के रुक गई। घोड़े बेकाबू हो गए, कैरेज उलट गई और उसी पल एक ट्रांसपेरेंट भेड़िए जैसी स्पिरिट कूद पड़ी। उसके अंदर एक गुलाब था, एक रोज। अर्नेस्ट की आंखें फैल गई। उसने छलांग लगाई और एक काली अदृश्य खीन स्पिरिट वर्ल्ड से निकलकर उस स्पिरिट को जकड़ लिया, और वो स्पिरिट बिना किसी संघर्ष के खत्म हो गई। लेकिन अर्नेस्ट, वो वहीं खड़ा रह गया, आंखें धुंधली। वो गहरी नींद में जा चुका था। पास से गुजरती एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज में बैठा एक काले बालों वाला, हरे आंखों वाला युवक बैठा था। पतला ट्रेंच कोट, हाथ में ग्रीन ब्रॉन्ज कवर वाली नोटबुक। उसने एक पन्ना पलटा। कैरेज आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे सेंट हेयरलैंड स्क्वायर पीछे छूटता चला गया।